वाइसराय जोड़ी हुआ करते थे, उनको एकदम से डिसेबल कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उनको ले लिया गया और सीधे किसका शासन शुरू हो गया था 1858 से? एक शब्द मैं आपसे जानना चाहूँ कि 1858 से किसका शासन शुरू हुआ? तो आप कहेंगे ताज का शासन, अर्थात क्राउन रूल शुरू हो गया था, क्राउन रूल की स्टार्टिंग हो गई और उन्होंने प्रॉमिस किया इंडियन से, भारतीयों से कि भाई तुम्हारी जो संप्रभुता है उसको हम नहीं ललकारेंगे या आपके राज्य को जो है आपसे नहीं छीना जाएगा। एक शांतिपूर्ण नीति का वादा किया गया और वो एक लेटर के माध्यम से किया जिसको कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा था कैनिंग ने? ये घटना भी हमने आपको बताई थी कि प्रयागराज में उसने इसको पढ़ा आपका 1 नवंबर 1858 को। इसको कहा गया ब्रिटेन की रानी की घोषणा, ठीक है? तो उस सबके द्वारा भारत में क्या हुआ टोटल हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि भैया आपका ताज का शासन शुरू हो, क्राउन का शासन शुरू हो। समय में आपको बताया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पर उसका ड्राफ्ट बना था? कोई भी साथी अतिरिक्त बातों में ना लगे, कॉपी पेस्ट ना करें वरना आपको टाइम आउट टीम के द्वारा किया जाएगा दोस्त। इसलिए आप हमेशा एकाग्र होकर के पढ़ते हैं, फर्क पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कहानी। लेकिन अभी आपको याद रख लेना है किसके प्रयासों से, यहाँ पर लिख लेना ईश्वर चंद्र, सतारा को हड़पा गया, आपका उदयपुर को हड़पा गया और आपका झांसी को हड़पा गया, आपका अगर हम बात करें संभल को, जयपुर को हड़पा गया, बाद में कुशासन का आरोप लगा 1856 में अवध को भी हड़पा गया था। तो ये सब किसकी डलहौजी की नीति थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया और यहीं पर लेकर के आए आपका एक समावेशन अधिनियम। समावेशन हाईकोर्ट के अनुसार शुरुआती 3 हाईकोर्ट हमने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो कि भैया यहाँ पर 3 हाईकोर्ट है आपका। सबसे पहला हाईकोर्ट कलकत्ता का है, कलकत्ता वर्ष में हुई थी। इलाहाबाद भी हमने आपको बताया था 1866 में बना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 100 वर्षों के बाद में आपका यानी कि 1966 में फिर दिल्ली का हाईकोर्ट बना था। ये हम सबको पता होना चाहिए, जो बार बार पूछा जाता है। हाईकोर्ट अधिनियम हो गया आपका। इसके बाद में हम बात करते हैं पहला पहला इनकम टैक्स एक्ट इसी के समय आया, पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम, पहला आयकर अधिनियम। कभी भी पूछा आपसे कि भैया इनकम टैक्स एक्ट कब का है? 1860 का है, पारित हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं? जैसे आईपीसी है, आईपीसी में क्या प्रावधान था मुझे बताएं? जो आईपीसी होता था इंडियन पिनल कोड, इसमें था आपका दंड का प्रावधान। क्या होता था भाई, आप कोई अपराध करेंगे तो उसके लिए आपको कोई दंड मिले ना। पहले तो आप जानते हैं प्राचीन समय में राजा होते थे और हर राजा का अपना जो आपका दंड विधान था, यानी पनिशमेंट को लेकर के जो कोड था वो डिफरेंट थे। अलग राजा अलग विधान और अपने हिसाब से बना लेते थे वो, ठीक है? इस अपराध के लिए आपका क्या सजा दी जाएगी, लेकिन एक यूनिफॉर्म तरीके से पूरे देश में एक समान रूप से कानून लागू होना चाहिए, तो वो हुआ दंड संहिता, ठीक है? तो इस दंड संहिता का इतिहास है आपका। जो विधि आयोग था, आप सबको पता हो यदि, तो हमने आपको लॉ कमीशन बताया था। तो जो पहला विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को, ठीक है? उसने 2 काम किए देश में, तो एक तो अंग्रेजी शिक्षा को उसने आगे बढ़ाया और साथ में एक यूनिफॉर्म कोड आपा पनिशमेंट के लिए, दंड के लिए। तो ये आपका आईपीसी था। आईपीसी कब लागू हुआ था? तो जो आईपीसी लागू हुई थी हमारे देश में, वो लागू हुई थी आपका 1 जनवरी 1862 को। साथ में इसने आपका इसी के तहत में फिर एक एक्ट बाद में बना भारत में, उसका नाम है सीआरपीसी। सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। पुलिस कैसे आपको गिरफ्तार करेगी और जज साहब के पास में कौन सी शक्तियां हैं न्यायालय के पास में? दंड प्रक्रिया संहिता इसको कहते थे। दंड प्रक्रिया संहिता थी आपकी 1973 की। आपसे कभी भी पूछे दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। एक था भारत में इसी के आधार पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य तो समझते होगे ना, सबूत, एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईईए बोलते थे इसको, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 72। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए 2023 में भारत सरकार ने बदलाव किए और इन सब का नाम क्या कर दिया गया? तो जो आईपीसी है, आईपीसी को अब कहा जाएगा, आईपीसी को अब पीएनएस कहा जाएगा, पीएनएस। और बीएनएस कौन सा? 2023 का। पीएनएस स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि बहुत विरोध होता था कि अंग्रेजों के समय के कानून थे, हालांकि कानून अभी भी वही है, बस कुछ धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? तो ये बीएनएस इसको नाम दिया गया। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, वो अब होगा आपका बीएनएसएस। क्योंकि ये सब जो आपका लागू हुए ना, अगर आपसे कभी पूछे इन सब के लागू होने की तिथि क्या है, डेट कौन सी इसमें इनका इनेक्टमेंट हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। ये संहिता का नाम कब से पड़ा है? 1 जुलाई 2024 से। फिर हम इसको 2023 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहले तो आप जानते हैं लोकसभा में आपका पेश हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे सदन में इसको जो मंजूरी मिली थी आपका, क्या बोले कि ये आपका पारित हो गया था, तो 25 दिसंबर 2023 को पारित हो गया था। ये कब पारित हुआ था? तो पारित की डेट भी लिख लेना आपका, इसीलिए हम इसको 2023 कह रहे हैं। पारित हुआ था ये आपका 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन लागू होने की तिथि क्या है? वो आपका 1 जुलाई 2024 है। याद रखेंगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं बात में? हम सब करके बात बताया था कि 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था वो किस शहर में हुआ था? बताओ जरा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई जी आपका वीरगति को प्राप्त हुई और 20 जून को ग्वालियर में वहीं पर क्या कर दिया गया? 1857 की क्रांति का अंतिम दिन है वो। लेकिन इस 1857 की क्रांति की घोषणा यहाँ पर याद रखना, भी हमने आपको एक तारीख बताई थी कि आपका 1857 की क्रांति हुई, तो यहाँ पर एक घोषणा और की गई थी, वो थी शांति घोषणा। ये भी कैनिंग के टाइम पर हुई, ठीक है? पीस अनाउंसमेंट हुआ और वो शांति घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी आपका दोस्त शांति घोषणा 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1858 को। ये बात याद करिए। भारतीय सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में, 1872 में। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आपकी कॉमन समझ कितनी है, तो हमारे साथी थे, ऊपर दिखाओ, बहुत बढ़िया। नो, इसके द्वारा उसने क्या किया कि जितनी भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी रियासतें थी, उन सभी देसी रियासतों से उसने क्या कर लिया? जो नमक बनाने का उनका अधिकार था वह हमसे छीन लिया और साथ में और भी बहुत सारी चीजें इसने की इसमें, जैसे एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाया। पहली चीज तो क्या है? देसी रियासतों के अधिकार खत्म हो गए, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राइट उनसे छीन लिए गए। देसी रियासतों के अधिकार नमक बनाने के क्या कर दिए गए? अधिकार खत्म कर दिए गए। और नमक पर सब जगह एक समान कर लगाया इन्होंने, एक समान कर, यूनिफॉर्म टैक्स पूरे इंडिया में, सब जगह एक जैसा टैक्स होगा। क्यों? इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि जैसे मान के चलिए, आप ऐसे समझिए, जैसे बिहार में, बिहार का हम अच्छा सा उदाहरण निकलेंगे, या जिन राज्यों में आपका शराब बंद है, जहाँ पर शराब का उत्पादन सरकार ने बंद कर रखा है, तो वहाँ पर शराब को अवैध तरीके से बेचा जाता होगा या नहीं? या उन स्टेट्स में आपका लिक्वर अवेलेबल ही नहीं है? आप बताएं। ऐसे ही जब किसी एक जगह पर अगर कर कहीं पर ज़्यादा हो या कर कहीं पर कम हो, टैक्स से भी एग्जाम्पल देख लीजिए, तो जहाँ पर आपका मान के चलिए टैक्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगी? उन चीज़ों की तस्करी होगी, तस्करी होगी कि जहाँ से वो सस्ती उपलब्ध है और वहाँ उन रेट में उपलब्ध करा दी जाए।
या वो फिर बहुत महंगी, जहाँ पर उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पर उसको ब्लैक किया जाएगा। चीज़ों की कालाबाजारी ऐसे होती है, चाहे फिर अनाज हो चाहे फिर शराब हो। तो हर दुनिया में हर एक गुड्स की आपका जो कालाबाजारी होती है, जो ब्लैक मार्केट होता है, वो ऐसे ही काम करता है। समझ गए? हम सब करके बताएं? हाँ जी भैया, होता है बिल्कुल ऐसे ही। तो या तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी या फिर तस्करी होगी, तस्करी के रूप में आती है। तो इसलिए नमक पर ये बहुत होता था, इसलिए उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया और एक टैक्स लगा दिया। अच्छा, ब्याज दरबार में क्या होता था, जो ब्रिटेन का राजा या फिर रानी होती थी, वो भारत में आती थी घूमने के लिए, ठीक है, भारत के लोगों को ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे ऊपर रूल कर रहे हैं। और ये इसके लिए चार्टर लेके आए थे इस समय पर, है ना, एक एक्ट लेकर आए, उसका नाम था आपका, लिखना है यहाँ पर 1876 में, छोटी सी डेट में लिखना, 1876 में इसी दिल्ली दरबार के लिए शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम आया था एक, शाही उपाधि अधिनियम, तो क्या बोलेंगे हम, रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। और इसके द्वारा क्या घोषित किया गया, जो विक्टोरिया है वो भारत की साम्राज्ञी है। साम्राज्ञी तो समझते हैं ना, सम्राट की पत्नी। इसमें क्या बोला गया कि विक्टोरिया, जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया वो भारत की, भारत यानी तुम जो जनता हो इस देश की, उसके ऊपर रूल कौन कर रही है। अब ये यहाँ रहती थी क्या, ये यहाँ की जनता की समस्याओं को समझती है क्या? ये तो वो वाली बात हुई कि कोई व्यक्ति जो गांव में नहीं रहता है, गांव के बाहर कहीं शहर में रहता है, और अभी गांव में प्रधानी के चुनाव आएंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे गांव में आकर एक्टिव हो जाएंगे, आना जाना अपना शुरू कर देंगे, जिनकी लालसा है गांव में प्रधान बनने की, कि मेरा वर्चस्व बना रहे और मेरी जो ताकत है वो दिखती रहे। होता है ऐसा नहीं होता, गांव में रहे भी नहीं, वो क्या समझे कि गांव की क्या समस्या है, गांव में मजदूर और किसान को क्या समस्या होती है, सही मायने में उसको किस दर्द को झेलना पड़ता है, उससे वो अपरिचित रहते हैं, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम पहले हो गया, शहरीकरण हो गया। ऐसी साम्राज्ञी कह रही है कि वो भारत की साम्राज्ञी है, क्योंकि अब तो उनके सारे संसाधन हो चुके हैं। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत कर चुकी है, और जो विद्रोह की ज्वाला उठी 1857 में, उसको शांत किया जा चुका था। तो इसके बाद में तो ये जो चाहे करें। 1857 का जो दिल्ली दरबार मिला, तो ये समझिए लिटन चापलूसी कर रहा है। लिटन किसकी चापलूसी कर रहा है, जैसे होता नहीं है स्थानीय तौर पर नेता लोग क्या करते हैं, जो बड़े नेता हैं उसके लिए आयोजन करते हैं, और बड़े नेताजी को बुलाया जाता है और वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है ना, भैया ये देखिए हमारे समर्थन में इतने लोग हैं और तुम हमारी अनदेखी मत करना। तो इसलिए इसने भी दिल्ली में बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की। लेकिन इस समय के दौर को हमको देखना होगा। भारत में जो दौर था, ये बड़ा खतरनाक दौर था, 1876 का 78, 1876 से 78 तक का जो दौर है, इसमें पड़ा था भारत में एक ग्रेट फेमाइन, अकाल। इससे पहले अकाल का पड़ा था, और इस अकाल में क्या हुआ कि लगभग 50 लाख लोगों की डेथ हो गई, 50 लाख लोगों की डेथ हो गई। और इन लोगों की समस्याओं के लिए जो आपका फेमाइन फंड होना चाहिए था, जो अकाल के लिए राहत कोष में जो पैसा होना चाहिए था, वो पैसा यहाँ खर्च होने की बजाय इस देश की जनता जब कुपोषण से मर रही थी, जब हमारे देश की जनता के पास खाने को नहीं था, या बोले किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जब भूखे बिलक बिलक करके मर रहे थे, तब यहाँ पर हमारे देश में एक महारानी का स्वागत हो रहा था, और भारत के बहुत बड़े बड़े उस समय रियासतों के राजा वहाँ पर मौजूद थे। इन्हें बिल्कुल मतलब नहीं था इस देश की जनता कैसे मर रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, इसकी बहुत निंदा की जाती है लिटन की। तो 50 लाख डेथ हो गई, लेकिन इसके बाद में जनता ने विरोध किया, तो इसके बाद में इसने यहाँ पर इस अकाल के बाद में एक स्ट्रेची आयोग बनाया था, स्ट्रेची उसका अध्यक्ष था, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची आयोग की स्थापना की। इसकी रिपोर्ट आई बाद में कि भाई हमको रेल की पटरियां सब जगह बिछानी चाहिए देश में, ताकि कोई राहत एकदम से पहुंचानी है तो सभी जगह तक वो पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो दिक्कत, स्ट्रेची आयोग की स्थापना याद रखेंगे, इसकी वजह से हुई है, ये अकाल की वजह से हुई, अकाल की वजह से। और स्ट्रेची आयोग की स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेची कमीशन याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर क्या है, अगली बात को लिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण घटना थी यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसी के समय पर वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ, इसने जबरन पारित कराया इसको। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का अर्थ मैंने प्यारे साथी आपको क्या समझा रखा है, वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, हमारी जो देसी भाषा है, जो देश में बोली जाती है। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन, वाज पास्ड इन 1878। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लगभग किस वर्ष से आप मानते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा तो मैकाले के बाद में ये प्रयास हुए, हम सबको पता होना चाहिए। मैकाले को उस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप देखोगे जो 1835 के पहले का समय है, तो भारत में अंग्रेजी को जानने वाले या तो यहाँ पर जो ब्रिटिशियर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, या उनसे पहले कोई अगर मान के चलो बहुत बड़ी रियासत के जो बच्चे थे, अगर वो जाकर के आपका विदेश से पढ़ आए हों। उसके बाद में आप जानते हो जो वुड डिस्पैच आया 1854, तो उसके बाद में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ाना इन लोगों ने शुरू किया और अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। फिर भी अगर हम बात करें, इस दौर तक भारत में बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, ठीक है, अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो अंग्रेजी में अखबार भी उस समय आते थे। तो अंग्रेजी का अखबार कौन पढ़ता होगा उस समय पर बताइए? तो आप कहीं भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पढ़ते होंगे, या आपका जो अंग्रेज भारत में बस रहे थे, उनकी जो फैमिलीज थी, अपने परिवारों को भी तो ले आते थे वो इंडिया में, रानी, उनके बच्चे, उन सब के लिए तो उन्होंने एजुकेशन शुरू की कि हमारे बच्चे वहाँ ब्रिटेन थोड़ी पढ़ेंगे, हम यहाँ आए तो उनके लिए क्यों इंग्लिश एजुकेशन यहाँ शुरू कर दी जाए, कि भारतीयों को समझ में आए या ना आए, ठीक है, हमारे बच्चे तो कम से कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को जब लागू किया गया, आप समझना, तो मैं एक मतलब व्यंग्य के रूप में कह रहा हूँ, वैसे उसका एक व्यापक प्रयोग भी हुआ। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसका मतलब था देसी भाषा में अखबार छपते थे। तो जो देसी भाषा में अखबार छपते थे, जैसे बंगाली में कोई अखबार छपा, तो अंग्रेज पढ़ पाते होंगे क्या बंगाली के अखबार को? अब बंगाली के अखबार में तो ये था कि अंग्रेज हमारा अब खून चूस रहे हैं, अब इनके खिलाफ वक्त आ चुका है कि हमको इन शोषकों के खिलाफ में क्रांति करनी होगी। अब ये बात बंगाली में छप जाए, इनको समझ में आएगा क्या? आपको नहीं समझ में आएगा। अब जब इनको समझ में नहीं आएगा, तो इसके खिलाफ तो इनको जो लोग थे वो बताते होंगे कि भाई आज तो बंगाली के अखबार में ये छपा है तुम्हारे लिए, तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अंग्रेजी के अखबार से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार को ये समझ सकते थे आसानी से, यही लोग ज्यादातर पढ़ते थे। तो क्रांति की बातें ज्यादातर देसी भाषाओं में लिखी जाती थी। इसमें लिटन ने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इन सभी अखबारों पर एक नकेल कस देते हैं, और इसके लिए इनको क्या कहा गया, जितने भी देसी भाषा के अधिक अखबार हैं, वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं कर सकते। और प्रत्येक जो व्यक्ति है या अखबार का जो संपादक है, जो उसका एडिटर है, उसको जाकर के अपने जिला मुख्यालय में मजिस्ट्रेट के साथ में एक बॉन्ड को साइन करना होगा। उस बॉन्ड पे यही लिखा हुआ था कि भाई आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, और आलोचना की तो सिक्योरिटी मनी भी जमा की जाती थी, वह सिक्योरिटी मनी भी खत्म हो जाएगी, और फिर आपके खिलाफ जो है इसमें एक मुकदमा भी चलाया जाएगा, और जुर्माना और सजा दोनों होने का प्रावधान था। तो भारतीय आपका जो अखबार है, बहुत विरोध हुआ लिटन की इस बात का भी, ठीक है, जूरी में जो आपका काउंसिल थी उसमें भी कई सदस्यों ने विरोध किया कि भाई ये तो आपका सरासर अन्याय है, आप किसी की जो स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहे हैं। लेकिन लिटन कहाँ मानता था? लिटन को तो आपका ये समझिए कि सनक भरा व्यक्ति था, उसको वो चीजें अप्लाई करनी थी, और इंडियन से बहुत नफरत करता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका पारित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ, तो इसके बाद में कुछ पत्रिकाओं पर जो प्रभाव पड़ा, जैसे अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, ये बंगाली भाषा की एक पत्रिका थी, पत्रिका, और ऐसा नहीं है समय की थी, 10 वर्ष पुरानी थी, 1868। इसमें थी बंगाली भाषा में आती थी, बंगाली भाषा। दो भाइयों ने इसको शुरू किया था। कौन थे इसके संपादक? अमृत बाजार पत्रिका के खूब पूछे जाते हैं, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, और मोतीलाल घोष। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हमारे ऊपर रोक लग जाएगी, तो इन्होंने ये किया कि इस अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में बदल दिया, अंग्रेजी भाषा में बदल, रातों रात। तो हनन हुआ स्वतंत्रता का? नहीं हुआ, हाँ या ना? अंग्रेजी भाषा में छपने लगी, अंग्रेजी भाषा में छपने लगी, याद रख लें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपका एक पत्रिका और थी, समाचार चंद्रिका,
इस पर रोक लगा दी गई। समाचार चंद्रिका, ये भी किस भाषा में आती थी? बंगाली भाषा में। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वर्नाकुलर्स को देख रहे थे, उन्होंने अपनी नज़र में उन सभी अखबारों को भी रखा था जो अंग्रेजी भाषा के थे। जैसे हिंदू हिंदू पैट्राइट आता था, वो इंग्लिश में ही आता था, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपका जो राष्ट्रीय भावना थी देश की, वो बढ़ाने की बात होती थी और सरकार की आलोचना होती थी। तो कई अखबारों पर इन्होंने अपनी रोक लगाई, लेकिन मुख्यतः किन पर रोक थी? तो वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब जो देसी भाषा में आते हैं, देसी भाषा में। याद रख लेना, इसके लिए एक एस एन बनर्जी का स्टेटमेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने कथन दिया है इसी एक्ट पर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है, बनर्जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? इसको कहा आकाश से वज्रपात, आकाश से वज्रपात। अंग्रेजी सरकार की ये मार है भारतीय के ऊपर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी said that, क्या बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसको कहा। वही ब्रिटिश सरकार की एक प्रताड़ना है हमारे साथ में। ओके, अच्छा, वर्नाकुलर पेस एक्ट के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात वो क्या थी? वो था आपका जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। बताओ कब हुआ था? हम आपको इसको बता चुके हैं। आंग्ल अफगान युद्ध की भी अफगानिस्तान को जीतना चाहते थे क्योंकि रूस के आक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये चला था 1878 से 80 के समय। होगा ना? होगा, हाँ जी। तो यहाँ पर एक संधि हुई है इस युद्ध में, ये संधि हुई थी, उस संधि को बोला जाता है गंडमक ट्रीटी, गंडमक संधि, गंडमक संधि। इस किसके बीच में हुई थी? एक तो लिटन और अफगानिस्तान का जो शासक था आपका, उसका नाम था याकूब खान। याकूब खान। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये तमिलनाडु आपका पीसीएस में पूछा गया था कि आपको भैया साउथ के पीसीएस का क्या अर्थ है। तो हमने जब उसको ढूंढा तो हमने देखा, उसको क्वेश्चन यही था कि आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में लिटन ने किसके साथ में संधि की थी? किसके साथ में संधि की? ओके, यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को। ओके, बोलेंगे नेक्स्ट। तो क्या बोले लिटन? मुझे बताइए, लिटन के कार्यों से आप समझ पा रहे हैं कि भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हाँ या ना? बोलेंगे जी, सारे लोग बोले, आप समझ गए होंगे इस बात को। आप कहेंगे हाँ जी, ये बिल्कुल काम किया जा रहा है इसके समय पर। एक रोक इसने भारतीयों पर और लगाई, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम। अच्छा, ये बताइए शस्त्र की जरूरत की होती है व्यक्ति को? शस्त्र और अस्त्र की, भारतीय, इसको बोलते हैं इंडियन आर्म्स एक्ट। कैसे लिख लीजिए? 1878 में आया था, अधिनियम पारित हुआ। क्या बोलेंगे? इंडियन इंडियन आर्म्स एक्ट एक्ट वाज वाज पास्ड इन 1878, 1878 में पारित हुआ। अब इसमें क्या था? शस्त्र की जरूरत होती है, सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, रक्षा करने के लिए जरूरत होती है। कई बार तो ऐसा होता था भाई, आपका जब जंगलों में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको आपका जरूरत पड़ती है ना, जंगलों में मतलब जो जंगली जानवर आ जाते हैं उन सबसे रक्षा के लिए जरूरत पड़ जाती है। तो भारतीयों के पास में हथियार रहते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से इन सब लोगों के मन में तो ये था कि भाई अभी तो हमको करना पड़ेगा, कहीं भारतीय का शस्त्र लेकर के एक ऐसी सेना न बना ले जो कल हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। इसने यहाँ पर रोक लगाई। अब देखिए, ये इस समय पर जो रोक थी, ना तो ये ब्रिटिशर्स के लिए रोक थी, ना जो आपका इनके अपने शासन के कर्मचारी थे उन पर कोई रोक थी, ना जो उस समय के एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस हमने आपको समझाया था क्या परिभाषा होती है, तो वो सब लोग थे। और सिर्फ उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगी, और रोक लगी तो सिर्फ भारतीयों के ऊपर जो भारतीय नागरिक थे। इससे साफ द्वेष पता चलता है लिटन के अंदर का। भारतीय शस्त्र अधिनियम इसने पारित किया। ठीक है, अगली चीज क्या हुई? भारतीयों को एकदम से कमजोर कर देना चाहता था जो सिविल सेवा परीक्षा थी। सिविल सेवा परीक्षा, इसने बोला इसमें इन लोगों को जाना ही नहीं देना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा, परीक्षा में उम्र सीमा इस समय पर होती थी, उम्र सीमा 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर मैक्सिमम एज बता रहा हूँ मैं आपको, घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यानी मैक्सिमम 19 तक आप एग्जाम दे सकते हो। 19 वर्ष कर दी गई। जैसे आज तो 32 तक आप दे सकते हैं, 19 वर्ष कर दी गई। और फिर आपका उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी है, छूट भी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसके लिए? इसने क्या बोलेंगे? बाई रिड्यूसिंग द एज ऑफ इंडियंस, बाई रिड्यूसिंग द एज ऑफ इंडियंस, इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स। ये बात यार, ठीक है। और इसके लिए इसने एक आयोग भी बनाया बाकायदा। यहाँ पर एक कमीशन बना था, इसका नाम था वैधानिक सिविल सेवा, वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई 1878 में। कब हुई थी? 1878 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेचरी सिविल सर्विस कमीशन। और कैसे लूटा भैया इसने भारतीयों को? तो यहाँ पर क्या था आपका, एक लूट इसने की, सिविल सेवा परीक्षा होगी, भारतीय शस्त्र एक लूट इसने की 1879 में सूती वस्त्रों पर आयात कर को खत्म कर दिया, आयात कर को खत्म कर दिया। क्या बोलेंगे? आपका इंपोर्ट टैक्स ऑन कॉटन क्लोथ्स वर अबॉलिश्ड इन 1879। अब देखो था क्या, सूती वस्त्रों पर क्या हुआ, इससे भारत का टेक्सटाइल कैसे बर्बाद हुआ। तो सूती वस्त्रों पर हम लोग जब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल कहाँ लेके जाते थे सारे लोग? लंदन में वहाँ उसको प्रोसेस करके वापस भारतीय बाजार में बेचते थे। तो भारतीय बाजार में जब आता था तो उस पर 5% की उस समय पर आपका इनकम टैक्स लगता था, 5% का उस पर क्या लगता था? आपका टैक्स लगता था, यानी कि एक इंपोर्ट टैक्स लगता था 5% का। तो 5% का जो इंपोर्ट टैक्स उस पर लगता था, उसका बड़ा विरोध होता था ब्रिटेन में कि भाई हम जो कपड़ा भेज रहे हैं, अब हमारी सरकार है देश में, अब भारत में हमारी सरकार है, फिर हमारी सरकार होने का क्या फायदा है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इन दिनों में हुआ करता था डिज़राइली। तो उस डिज़राइली के ऊपर जो आपका उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे ब्रिटेन में, सूती वस्त्रों को जो प्रोसेस करते थे, उसका लिए शहर था लंकाशायर। तो लंकाशायर के व्यापारियों ने डिज़राइली के सामने एक प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन किया, जो भारत में भी हुआ और आपका वहाँ ब्रिटेन में भी हुआ। और उस प्रदर्शन के चलते हुए डिज़राइली ने अपने लोगों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इससे कहा इस बात को लिटन को कि ये जो हमारे ब्रिटेन के लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए आप अपने लोगों के लिए कितना चिंता करते थे और भारत के लोगों की कैसी हालात इन्होंने कर दी थी। सोने की चिड़िया को कैसा इन्होंने कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को जो कमाई होती थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया और इस तरह से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भविष्य में क्या है, बर्बादी की ओर। बात समझ गए यहाँ पर? ये सब इसके आपका काम रहे। लिटन के समय पे क्या किया? नमक पर रोक। दिल्ली दरबार में देखा किस तरह से पैसा बहाया गया, अपव्यय किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हमारे अपने जो देसी भाषा के अखबार थे उन सबको बोल दिया गया सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, शस्त्र नहीं रख सकते थे। याद रखना इसमें भारतीय नागरिकों पर रोक थी। किस पर रोक थी? भारतीय नागरिकों पर रोक। Read, memorize, repeat. Don't ask questions, just mark the answers. Just by heart it. और ये नियम बनाया गया था विशेषतः उन फैक्ट्रियों के लिए कार्यरत नहीं होगा। ये नियम बनाया गया था आपका उन फैक्ट्रियों के लिए जिनमें कर्मचारियों की संख्या होती थी तो कम से कम 100 कर्मचारी कितने हो?
में आपका वर्कर्स का जो नंबर था वो मिनिमम 100 हो, मिनिमम 100, कम से कम 100 कर्मचारी जिसमें, तो 7 से कम के बच्चे पे तो बिल्कुल रोक लगा दी गई। और साथ में दूसरा प्रोविजन कहा गया आपका जो 12 वर्ष से कम का है, जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, यानी 7 तक तो काम नहीं करेगा, और 7 से 12 के बीच में है तो उसके घंटे निश्चित कर दिए गए, कितना 9 घंटे ओनली, सिर्फ इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। प्लस में दूसरी चीज़ क्या की गई, रात में वो काम नहीं करेगा, 7 PM से 6 AM के बीच में वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, वो तर्क क्या है वो समझिए। तो तर्क ये दिया जाता है कि ये क्यों कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो मजदूरी थी वो सस्ती होती थी भारत में। आप जानते हैं बाकी जो देशों की तुलना में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होती है तो वहाँ पर आपका लोगों को अपनी जो जीविका है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, बहुत कम रेट्स पे भी कई बार काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मजदूरी सस्ती थी, तो मजदूरी सस्ती चलते क्या होता था, भारत के भी उद्योगपति जो है अपने उद्योगों को जमा करके उनको विकसित कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जो मजदूरी सस्ती है उसको प्रोवाइड मत करो, हम अंग्रेजों के पास तो कम से कम साधन बहुत सारे और भी हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो कहा जाता है इसके पीछे भी एक नीति ये थी कि भारतीय जो आपका प्रतिस्पर्धा है, भारतीय व्यापारियों की जो प्रतिस्पर्धा है ब्रिटेन की तुलना में वो कम हो जाए या कमजोर हो जाए। लेकिन बहरहाल कुछ भी बात हो तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रियायत मिली, भारत के बच्चों को रियायत मिली और कम से कम उनको जो फैक्ट्रियों में धुंध कार्यों से कराया जा रहा था उस पर रोक लगी, उस पर रोकथाम हुई, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रथम कारखाना अधिनियम। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई इसके समय पर, दूसरी चीज़ के समय पर प्रथम सरकार क्यों बचती थी उसको कराने से, या क्या उसके लाभ होंगे या उसके नुकसान होंगे, ये आपको देखना चाहिए ना। एक अच्छे अवेयर स्टूडेंट की तरह इस देश के नागरिक होते हुए आप देश में जो भी घटनाक्रम चल रहा हो उसको जरूर आपको समझना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। तो प्रथम नियमित जनगणना होगी और इसके बाद में कहते हैं ऑफ गुड डिस्पैच। फिर इसके बाद में यानी काम हो रहा है यहाँ पर। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ, एक एल्बर्ट बिल 1883 पारित हुआ, 1883 पारित हुआ इसी के समय पर। एल्बर्ट बिल वाज पास्ड। क्या कहते थे, भारतीय लोगों को छोटी छोटी बात पर पीट देते थे भारतीयों का, और इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था कि अगर वो व्यक्ति न्यायालय में यूरोपीय अधिकारी थे या यूरोपीय जज थे, वो किसका साइड लेते थे, किसका पक्ष लेते थे, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज एकदम से समझिए एकदम से खतरनाक रूप से खुले रूप से भारत में घूम रहे थे और उनकी जो मनमर्जी होती थी वही करते थे। इस घटनाक्रम को देखा कि भारतीय लोगों ने इसके लिए मांग की कि भाई जो है इस तरह से हमारे लोगों का जो हित है उनका भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि अगर हम आपसे बात बताएं, बहुत सारे भारत में रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है, जो इनके पास में एक भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने टाइम पे एल्बर्ट बिल ला करके इन्होंने बोला कि जितने भी यूरोपीय लोग हैं, ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय जो जज हैं, जितने भी जज हैं भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। अंग्रेजों का मुकदमा संरक्षण करेंगे तो कल को भारतीय जज को सजा सुनाएंगे ना, या नहीं सुनाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। इंडियन जजेस, और यहाँ विरोध नहीं किया सिर्फ कि भारत में विरोध किया, उन्होंने वहाँ ब्रिटेन में भी विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का भी विरोध किया। और इतना वो विरोध उस समय पर तीव्र हो गया था कि ये तो जो ब्रिटिश सरकार है, यानी कि जो यहाँ पर ग्लैडस्टोन है, ये तो एकदम से भला नहीं चाहता, ये सिर्फ भारतीयों का भला चाहता है। तो उसको इतना विरोध हुआ कि उसने 1884 में इसमें रिफॉर्म करने पड़े उसको, 1884 अगले वर्ष उसने रिफॉर्म करके ये कर दिया कि भारतीय जज सिर्फ तब मुकदमे को सुन सकेंगे तब तक उस ज्यूरी में जब तक 50% यानी कि 50% आपके यूरोपियन हो। ज्यूरी का मतलब समझ रहे हैं, जो पैनल बैठता है जजों का, तो उसमें 50% भाई ज्यूरी का भी तो वोट लिया जाता है बाद में, और ज्यूरी जज ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद में चला जाता था ज्यूरी को, जज के बाद में। जज से भी ऊपर कौन होती थी आपका, जज से ऊपर आपका ज्यूरी। तो ज्यूरी में जितने भी सदस्य होते थे वो मेजोरिटी से, जिसको कहते हैं मेजोरिटी से, इन्होंने कह दिया उसमें कम से कम 50% यूरोपियन होने चाहिए। तो 50% यूरोपियन होने का मतलब क्या है, मेजोरिटी तो कभी हो ही नहीं पाएगी, समझ पा रहे हैं। तो ये इसने किया, इसका बड़ा विरोध हुआ। ओके, ये बात याद रखेंगे। इसीलिए इसके इन्हीं कार्यों की वजह से याद रख लेना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, समाज सुधारक रही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिम को एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के सभी वाइसरायों में सबसे श्रेष्ठ था, यानी कि जितने भी वाइसराय हुए उन सभी वाइसरायों में जो सबसे बेहतर, सबसे महानतम था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वाइसराय। ये पंडित मदन मोहन मालवीय का स्टेटमेंट है, किसके लिए, रिपन के लिए। लिख लेना उसको भी कहीं किनारे पर। मदन तीनों ये 4-4 वर्ष के लिए आए, लेटन 76 से 80, रिपन कब से आया आपका, रिपन आया, बोले जी, रिपन आया आपका 80 से 84, और 84 से 88 तक आपका डफरिन आया। और डफरिन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, कांग्रेस का गठन। इसके टाइम पे हुआ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का गठन, क्योंकि रिपन सिखा गया ना भारत की चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस का गठन, जब 4 वर्षों में भारत ने देखा भारत की जनता फिर एकजुट होना शुरू हुई और एक संगठन बना कांग्रेस। 18 दिसंबर 1885 में हम आपको बताएंगे उस समय की राजनीति के बारे में, क्या चलती थी राजनीति। डफरिन के बाद अंतिम एज कितनी कर दी गई थी काम की, कि इससे कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा 7 वर्ष, उसको घटा करके यहाँ 9 वर्ष कर दिया गया। कितना, 9 वर्ष, यानी कि जो भी आपका 9 वर्ष से कम होगा, 9 ईयर से कम का जो भी बच्चा होगा वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। और पहले 9 घंटे बनाए गए थे, तो अब बच्ची 9 एज कहाँ से शुरू होगी, 9 से 14 की जो एज का बच्चा होगा उसको कह दिया गया कि ये तो आपका क्या बोलेंगे 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता, 6 घंटे से अधिक नहीं, 6 घंटे से अधिक का कार्य ये नहीं करेगा। और साथ में आपका टाइम भी बनाया गया। टाइम क्या बनाया गया, इस बच्चे के लिए अप्लाई किया गया। देखो यहाँ पर एक बात है कि आपका अब तक जो ध्यान दिया जा रहा था, वो ध्यान दिया जा रहा था कि भाई जो बच्चे हैं उनका जो शोषण होता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पर अभी भी कोई तैयार नहीं हुआ था। तो भारत में एक समाज सुधारक हुए हैं, गोपाल हरि देशमुख, आपने नाम सुना होगा उनका, गोपाल हरि देशमुख, या एमजी रानाडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, महादेव गोविंद रानाडे। तो जो महादेव गोविंद राणा, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी हम कहते हैं, तो उन्होंने इस समय आपका कामगारों में जो महिलाओं की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, ठीक है, उनको जाना जाता है उनके लिए। तो ये जो टाइमिंग है ये महिलाओं पर भी लागू हुई, किस पर, महिलाओं के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के लिए भी वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए, महिलाओं के लिए। और किसके प्रयासों की वजह से हुआ ये, लोकहितवादी जिनको हम बोलते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। बहुत कम होते हैं दुनिया में ऐसे लोग जो सबका हित चाहते हो, बाकी तो अभी लोग दिखावे के लिए ज़्यादा काम करते हैं। गोपाल हरि देशमुख। हाँ, एक चीज़ और आती है इसमें, अभी मैं एक सर का वीडियो देख रहा था रिसेंट में, उन्होंने किसी बच्चे की मदद की, तो मैं प्रतिक्रियाएं बहुत देखता हूँ, तो वहाँ पर प्रतिक्रिया मुझे दिखी